Hey you guys, welcome to my YouTube channel. This channel is recently created and ये इस चैनल का पहला वीडियो है। और फिलहाल तो मैं अभी इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 का। और आप हमें बता सकते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। और गाइस आप ये बताओ कि आपको इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है या इजी लगता है। मैं कई स्टूडेंट को मिला हूँ और आई एम ऑल्सो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि इकोनॉमिक्स हार्ड है। पर बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स हार्ड है, तो इसके पीछे का फंडा क्या है मुझे समझ में नहीं आता। मैं हमेशा इकोनॉमिक्स को एंजॉय करके पढ़ता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसे एंजॉय करके पढ़ें। तो आप जब इस चैनल में आए हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स को एंजॉय करके पढ़ेंगे। और आपका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ये दो बुक में डिवाइड कर दिया गया है क्लास 12 का। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड आता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स। तो अभी हम फिलहाल इंडियन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम मैक्रो भी पढ़ेंगे। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं पीसी के स्क्रीन में, वहाँ पे आपको डीपली समझाएंगे एक एक पॉइंट को विथ पिक्चर के साथ। और एक बात, आपको इकोनॉमिक्स रट्टा नहीं मानना है, आपको समझना है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स रट्टा मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ लेना है इसे और आप खुद से लिख सकोगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। और ठीक है, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं। और एक बात, आप हेडफोन अगर है आपके पास तो हेडफोन लगा लो और एक सुनसान और शांति जगह पे बैठ जाओ, ताकि आप एक एक पॉइंट को डीपली समझ सको और उसे एनालाइज कर सको। सो गाइस, लेट्स गो टू आवर पीसी स्क्रीन। So, our first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, इस चैप्टर का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो देखिए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इसका मतलब क्या है। हमारा जो 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, इसके पहले किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था। तो ब्रिटिश ने जो हमारे इंडिया में जो कॉलोनी बना के रखा था, उसको हम किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, किस तरह से डिस्ट्रॉय किया, उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या क्या सेक्टर में उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, क्या क्या डिस्ट्रॉय किया, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले। तो हम इस चैप्टर में सब टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे? सब टॉपिक ये पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, क्या क्या एक्सप्लॉइट किया, उसका छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम फीचर पढ़ेंगे, क्या क्या फीचर था हमारे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या एक्सप्लॉइट किया, क्या कैसे कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद फॉरेन ट्रेड, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा फॉरेन एक्सपोर्ट था, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश ने। उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी पढ़ेंगे। और उसको अगर हम पढ़ेंगे कि कहाँ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, आप जियोग्राफी में भी इसको डीपली पढ़ेंगे। और उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डिस्ट्रॉय किया, क्या क्या मतलब अच्छा काम भी क्या है, डिस्ट्रॉयड भी क्या है, तो क्या क्या किया है, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहला टॉपिक हमारा आता है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन जो कि ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया हमारा इंडियन इकोनॉमी में, क्या क्या कौन कौन सा सेक्टर में एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिश ने, ये पढ़ेंगे। पहला आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कैसे एक्सप्लॉइट किया। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारा पहले ज़मींदारी सिस्टम में चलता था, ये ज़मींदारी सिस्टम में चलता था। ज़मींदारी सिस्टम में कैसा है, एक टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे ब्रिटिश। जो कि मान लीजिए ब्रिटिश है, ठीक है, वो डायरेक्ट अपना मतलब कि टैक्स पीजेंट से नहीं लेते थे और ना ही डायरेक्ट फील्ड में वर्क करते थे। वो क्या करते थे, अपना मान लीजिए किसी को रख देते थे, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को रख दिया, उसके अंडर में एक स्टेट दे दिया। स्टेट का मतलब क्या है, उसके अंदर कई मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10-15 लैंड दे दिया, वो उसको मतलब फुल्ली कंट्रोल करेगा, उसका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। अब वो पर्सन डायरेक्टली फील्ड में नहीं काम करेगा, वो क्या करेगा, कुछ पीजेंट को दे देगा, एक एक पीजेंट को एक एक लैंड दे देगा।
ठीक है, वो पीजन कल्टीवेट करके जो रेवेन्यू होगा वो ज़मींदार को देगा। ज़मींदार अपने पास कुछ रख लेगा और रखने के बाद बाकी ब्रिटिश को दे देगा। अब ये एक ट्रायंगल, इसे हम कहते हैं एक ट्रायंगुलर शेप ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। इसे हम कहते हैं एक ट्रायंगुलर शेप ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू को भी कहते हैं। इसको हम आप जो हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री का भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर हिस्ट्री का वीडियो भी लाएंगे। ओके, सो पढ़ेंगे क्या टॉपिक, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आता है, जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया। देखिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ज़मींदार वर डिक्लेयर एज द ऑनर ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ऑनर ऑफ द सॉइल दे वर पे अ फिक्स सम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट ऑफ मच ऑफ दे विश, ठीक है। तो वो मतलब कि जितना चाहे उतना एक्सप्लॉइट कर, जितना चाहे वो अपना प्रॉफिट के लिए लैंड से प्रेशर देके, मतलब लैंड से ज़्यादा सरप्लस उगा सकते हैं। ओके, तो उसके जो ट्रिलर है, इसे ट्रिलर किसे कहते हैं? ट्रिलर उसे कहते हैं जो कि है जो पीजन जो होता है, जो डायरेक्ट फील्ड में काम करते हैं, उसे ट्रिलर कहते हैं। उसे ट्रिलर को मतलब कि पीजन को डायरेक्ट फोर्स किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करो। और द ट्रिलर ऑफ द सॉइल गॉट वर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। अब क्या होता है, जो भी सरप्लस होता था उस फील्ड से, जो पीजन फील्ड में काम करके मतलब कल्टीवेट करता था, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ज़मींदार ले लेता था, और कुछ थोड़ा जो कि सर्वाइवल के लिए, मतलब कि जो कि जीने के लिए लगता था, उसको पीजन को देता था, ना कि प्रॉफिट देता था। ओके, दे वर लेफ्ट नो सरप्लस एंड इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। देखिए वो कुछ भी मतलब जो भी प्रॉफिट अर्न किया ब्रिटिश लोगों ने, तो उसमें कुछ भी फील्ड में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। फील्ड को डेवलप करने के लिए तो कुछ चाहिए, मतलब मैन्यूअर जो भी चाहिए, फर्टिलाइज़र तब तो नहीं था, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन तब नहीं आया था, लेकिन जो भी मतलब कि फील्ड को मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए जो चाहिए, वो कुछ भी मतलब कि नहीं इन्वॉल्व नहीं करते थे, बस प्रॉफिट गेन करते थे ज़मींदार। अब द ज़मींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरियस ऑफ लाइफ, लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए जो कि मतलब आपको बताया कि कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते थे फील्ड में, वो जो भी मतलब प्रॉफिट गेन करते थे, मतलब अपने लिए रख देते थे और बाकी को ब्रिटिश को दे देते थे रेवेन्यू, ठीक है। तो जितना रख लिया उसको ना फील्ड में ना कि इम्प्रूव करने के लिए कुछ करते थे, वो डायरेक्टली उसको अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में पूरा खर्चा करते थे, ना कि एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करने के लिए। ओके, ये पहला पॉइंट है, आप रट्टा मत मारिएगा। आप एक मेरा मतलब कि आप एक पूरा सुन लीजिए, ठीक है, हेडफोन लगा के सुन लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप खुद से लिख सकोगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉयट किया गया है? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉयट करने के लिए इंडियन हैंडीकैप, देखिए हम हैंडीकैप, ये वर्ड समझ रहे हैं, मतलब हैंडीकैप जो कि है हमारा पहले क्या था, हम खुद से हमारा जो इंडस्ट्री था वो हम मैनुअली मतलब कि कॉटन जूट जो होता था, जो कि हम मैनुअली करते थे और उसको हम एक्सपोर्ट भी करते थे। जो इंडियन हैंडीकैप, उसको हैंडीकैप इंडस्ट्री, ठीक है, तो उसको वाइड स्प्रेड में हमारा जो रेपुटेशन था, ये जो एक्सपोर्ट करने का हमारा जो क्वालिटी था प्रोडक्ट का, वो बहुत ही बढ़िया था और हमारा रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छा था। एंड वैरायटी, और जो क्वालिटी था वो भी हमारा अच्छा था, और क्वांटिटी भी, क्वालिटी एंड वैरायटी में हम उसको एक्सपोर्ट करते थे। जो कि सरप्लस, जो हमारा सरप्लस किसे कहते हैं, जो सरप्लस किसे कहते हैं, जो हमारा तो मतलब फुलफिल हो जाए और जो बच जाए, हमारा फुलफिल हो गया और जो बच गया उसे हम सरप्लस कहते हैं, ठीक है। तो बट दिस वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 ways, 2 ways में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा जो रेपुटेशन था, जो हैंडीकैप इंडस्ट्री जो कि हम एक्सपोर्ट करते थे हैंडीकैप प्रोडक्ट को,
उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हमारे ब्रिटिश ने। दो तरीके से डिस्ट्रॉय किया। पहले तो फॉरेन डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। अब जो एक्सपोर्ट हम करते थे उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ने उसमें हेवी टैक्स लगा दिया। अब हेवी टैक्स लगाने से क्या होगा, एक गुड में मान लीजिए एक 10 रुपया गुड है, 10 रुपया का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें अगर 50% टैक्स लगा दिया तो उसका क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ गया तो दूसरा कंट्री भी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका जो प्राइस बढ़ गया। अब उनका कंट्री का भी तो मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होगा, एक गुड का मतलब प्राइस बढ़ने लगा तो एक्सपोर्ट भी कम होने लगा। तो ये एक हाई ड्यूटी टैक्स लगा दिया गया एक्सपोर्ट करने पर। अब नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय द ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इन इंडियन मार्केट। अब ब्रिटिश क्या करते थे, जो अपना ब्रिटेन में जो मतलब कि ब्रिटेन में जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट होता था फिनिश गुड, उसको इंडिया में इंपोर्ट करते थे विथ ड्यूटी फ्री, उसमें कुछ भी टैक्स नहीं लगाते थे। तब इंडिया का जो मार्केट था उसको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि जो ब्रिटिश ने जो इंपोर्ट किया उसमें तो टैक्स फ्री था, कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा था। तो इसमें हुआ क्या, प्राइस का एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होने लग गया, और प्राइस कम होने लगा तो सब पर्सन खरीदने लगा, मतलब सभी खरीदने लगा। तो इसमें क्या हुआ, जो इंडियन प्रोडक्ट का उसका डिमांड घट हो गया। तो ये दो तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट करने लगा, डिस्ट्रॉय करने लगा हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। ओके, अब आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश ने, ट्रेड को कैसे डिस्ट्रॉय किया। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड वर एक्सप्लॉइट थ्रू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ टैक्स ऑन इंपोर्ट पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ क्या होता है, जो कि पॉलिसी होता है जो कि इंपोर्ट करने पर लगाया जाता है, एक वन टाइप ऑफ टैक्स कहते हैं हम इसे। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो कि ड्यूटी, देखिए पहले किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, मतलब किस तरह से डिस्ट्रॉय किया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स, इंडियन रॉ मटेरियल्स जो था उसमें ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने लगा ऑफ फुलफिल ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इन द ब्रिटेन। देखिए पहले तो आपको बताया कि जो कि ब्रिटेन में जो कि मतलब प्रोडक्ट होता था इंडस्ट्री में, उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया। अब क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड को, हमारे ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिश ने, क्योंकि उन लोगों का एक मोनोपोली रूल था, दूसरा कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है, तो वो करते क्या थे, जो कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल्स होता था, इंडिया का जो भी रॉ मटेरियल्स होता था उसको ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश के इंडस्ट्री में। उसमें ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किया ब्रिटिश की इंडस्ट्री में, तब उसका प्राइस भी रॉ मटेरियल्स का कम हुआ। ब्रिटिश में जो भी मतलब उसका फिनिश प्रोसेस हुआ और फिनिश गुड हुआ। ओके, तो उसको फिर से इंडिया में फिनिश गुड को हमारे इंडिया इकोनॉमी में लाया गया विद ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। अब उसने मेन मुद्दा ये था कि जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से ब्रिटेन में, उसको ड्यूटी फ्री मतलब फ्री टैक्स, और जो ब्रिटेन का जो फिनिश गुड वो प्रोसेसिंग हो गया ब्रिटेन के इंडस्ट्री में, उसको फिनिश गुड को फिर इंपोर्ट किया जाता था हमारे इंडियन इकोनॉमी में, उसमें भी ड्यूटी फ्री, उसमें भी कुछ भी टैक्स नहीं लगा जाता था। तब ये होता क्या था, दोनों का ही प्राइस कम होता था। ये देखिए मैंने आपको बोल दिया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड, ब्रिटिश गुड टू एक्सपेंड डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रहे थे इस तरह से, जो कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके। इजी है इतना, मतलब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इतना जल्दी नहीं है। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे कीजिए वीडियो को, फिर से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तब मैंने सब लाइन को नहीं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप जब पढ़ेंगे आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये मैं एक बुक से कॉपी किया हूँ, मतलब एक बुक का ये पेज है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं बुक को परचेस करना तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा,
आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। बुक बहुत ही अच्छा है, मैं इसी बुक को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस बुक का जो मतलब कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका बुक का जो वर्ड है वो बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा गया है, तो कि आपको इजी में समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा इकोनॉमी का फीचर क्या था, कैसा था हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के पहले? हमारे पहले क्या था? स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है। ऑन द स्टैग्नेंट इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी होता है वो पढ़ेंगे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज ए कम्प्लीटली स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज वन which show little or no growth in income। देखिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी है जो कि स्लो डेवलप करता है, या उसका जो डेवलपमेंट, उसका जो इनकम होता है मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब ना ही प्रॉफिट होता है, और अगर होता भी है तो वो स्लोली प्रॉफिट होता है या स्लोली ग्रोथ होता है इकोनॉमी को। ये सब आप पढ़ लेंगे, डिटेल्स दिया गया है। जो कि कॉन्सेप्ट है मैं उसे आपको समझा दे रहा हूँ। आप चाहते हैं तो आप डिटेल्स में पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। डिटेल्स में पढ़ के रखिए ताकि शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आए उसमें प्रॉब्लम ना हो, और इस तरह से पूरा फुल टॉपिक को पढ़ लीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, सो ऑन द अकाउंट ऑफ दिस द इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। अब इसमें क्या होता था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का अगर लोगों के पास इनकम ही नहीं हो तो वो क्या होगा, वो पॉवर्टी में जिएगा। पॉवर्टी, वहाँ पे आपका पैसा नहीं होगा, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है पीपल का, वो भी लिविंग स्टैंडर्ड जो कि है पीपल का, वो भी मतलब कि अच्छा नहीं है। ओके, ऑफ द पीपल एंड द एपिडेमिक्स एंड फेमिंग। अब जो एपिडेमिक्स और फेमिंग उससे भी लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा ही चाहिए बॉस। पैसा नहीं होगा तो पॉवर्टी में जिएगा, पॉवर्टी में जिएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी घट जाएगा, और एपिडेमिक्स और फेमिन भी रहेगा। तो ये था हमारा पहले का इकोनॉमी। ओके, अब आते हैं हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी था बैकवर्ड। कैसा था? देखिए, इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज वन इन व्हिच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। पर कैपिटा पर्सन, एक पर्सन का जो इनकम था, पर कैपिटा इनकम जो था वो बहुत ही कम था। पहले तो यहाँ पे आपको बताया पहले पॉइंट में, जो कि इकोनॉमी का ग्रोथ ही नहीं होता था, होता भी था तो बहुत स्लो होता था। अब इसका जो नेक्स्ट फीचर आता था, नेक्स्ट फीचर है कि इसका जो मतलब कि पर पर्सन का जो इनकम था ये बहुत ही कम था। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। देखिए, पहले पॉइंट में भी ये था, ठीक है। उसके बाद विदाउट सफिशिएंट फूड नहीं मिलता था, सफिशिएंट कैलोरी नहीं मिलता था एक पर्सन को। जो क्लॉथिंग था ये ठीक नहीं था, मतलब कि ड्रेसिंग ठीक नहीं था। अब शेल्टर, रहने के लिए जगह नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट लोग जी रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, मतलब बहुत ही था बोल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ पॉइंट का हेडिंग आपको पढ़ लेना है, आप बाकी आप सुनते जाइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सब हेडिंग याद रखिएगा ताकि आपको बाकी सब आप खुद से डिस्क्राइब कर सको, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर में क्या क्या बैकवर्डनेस था? 72%। देखिए 70, ये डाटा आपको याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि ऐसा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था। 72% ऑफ द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। पूरा 100% में 72% का जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। बट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अब जीडीपी मतलब क्या है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो कि इनकम होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, मतलब प्रोडक्ट। ओके, तो इसका जो 50% इसमें इन्वॉल्व होता था। इतना टेक्निकली आप मत जाइएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे कि 72% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मतलब कि इंडियन पॉपुलेशन वो था एग्रीकल्चर में एंगेज था, ठीक है। और उसका जो कंट्रीब्यूशन नेशन में जो कंट्रीब्यूशन था उसका 50% नेशन में कंट्रीब्यूशन था, ये लिख सकते हैं। ओके,
द प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी था, ठीक है। मतलब सर प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, मतलब कि जो कि हमारा नीड को तो फुलफिल करेगा ही और उसके बाद बाकी का भी नीड को भी फुलफिल करेगा। मतलब कि प्रोडक्टिविटी अगर लो रहेगा तो अपना नीड कैसे फुलफिल करेगा, बाकी तो बाहर में जाए, पहले अपना ही फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लो था, तो सरप्लस प्रोडक्टिविटी लो था मतलब कि सरप्लस भी नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो इसके बाद ये आप पढ़ लेंगे, तो इसके कुछ नहीं है, और आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बार बार यही बोला, आपको पढ़ना है पूरा लाइन वाइज, ठीक है। उसके बाद फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी वाज फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। हाँ ये भी मतलब वही तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब कि सब्सिस्टेंस मतलब कि जो कि अपना नीड को तो फुलफिल करेगा ही, बाकी का नीड को भी फुलफिल करेगा। ये नहीं होता था क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी देखिए आप 50% लिखा गया है पहले ही, ओके। तो प्रोडक्टिविटी लो है तो कैसे बाकी को फुलफिल करेगा, तो ये सब्सिस्टेंस वे में फार्मिंग किया जाता था, मतलब कि खुद का नीड को फुलफिल करने के लिए, ना कि सरप्लस उगाकर प्रॉफिट गेन करने के लिए पहले का, ओके। अब उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में क्या था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस द लैक ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। जो हमारा जो इकोनॉमी था ब्रिटिश के पहले का बात करो, हाँ ये याद रखिएगा, जो हमारा जो इकोनॉमी था वो मतलब कि बहुत ही मतलब ना ही बोल सके, मतलब कि ना बोलने से ही सही होगा कि हमारा जो हेवी इंडस्ट्री था वो एकदम ही ना के बराबर था, ओके। तो ब्रिटिश के पहले उसके बाद प्रोडक्शन मशीन ब्रिटिश के पहले भी कह सकते हैं या इंडिपेंडेंस के पहले भी कह सकते हैं। उसके बाद द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन वाज ऑलवेज नेग्लिजिबल। जो मशीन के द्वारा जो विद द हेल्प ऑफ मशीन जो प्रोडक्टिविटी था वो बहुत मतलब कि नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑल्सो रूइंड, ओके। ये 1 2 3 पॉइंट लिख देंगे बस, और कुछ नहीं लिखना है इसमें इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में, ओके। उसके बाद आप रैम्पेंट पॉवर्टी ये लिख सकते हैं। आप देखिए कौन कौन सा आपको सूटेबल है वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको हर एक पॉइंट को समझा दूंगा, आप अपने मन से आप कोई 4-5 पॉइंट याद रखिएगा, बाकी मतलब इतना 4-5 मार्क्स का ही एग्ज़ाम में आता है, तो 4-5 पॉइंट से ही काम चल जाएगा, ओके। द रैम्पेंट पॉवर्टी, बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पोर, पीपल वर नॉट गेटिंग द स्क्वायर मील अ डे, द लैक ऑफ शेल्टर एंड क्लॉथिंग। देखिए रैम्पेंट पॉवर्टी एक ऐसा पॉवर्टी है जहाँ पे लोगों को एक दिन का मील भी नहीं, एक दिन का खाना भी नहीं मिलता था, ओके। वहाँ लैक ऑफ शेल्टर था, मतलब शेल्टर बहुत ही ख़राब था, रहने के लिए जगह ख़राब था, पहनने के लिए कपड़े मतलब कि ये बहुत ही ख़राब था, एक तो ऐसा पॉवर्टी था हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पोर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन्स द कम्युनिकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर, ये सब बहुत ही कम था, बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल था, ऐसे कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही ख़राब था, ओके। उसके बाद हमारा आता है हेवी एंड डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट में बहुत डिपेंड कर गए थे, डिपेंड ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीन एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जो हमारा जो मशीन, जो कि मशीन के द्वारा जो हम प्रोडक्शन करना चाहते थे, तो उसके लिए हम बहुत ही डिपेंड कर गए थे कि अगर हमारा मशीन आएगा बाहर से, फॉरेन कंट्री से, तभी हम मतलब कि ज़्यादा कल्टीवेट कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हम बहुत ही डिपेंडेंस हो गए थे मशीन के ऊपर और इम्पोर्ट के ऊपर, जो और उसके बाद द फोर्स ऑफ कंट्री वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन हेवीली हो गया। बिसाइड द सेवरल कंज्यूमर गुड लाइक स्विंग मशीन केरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल एक्सेट्रा वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। ये सब हम इम्पोर्ट करते थे। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि केरोसिन, मेडिसिन, इस सब के लिए हम
बहुत ही मतलब डिपेंड हो गए थे कि इन सब के लिए इंपोर्ट के लिए हम बहुत ही डिपेंड हो गए थे कि ये सब इंपोर्ट होगा तभी हमारा कंट्री अच्छा से ग्रोथ करेगा। इस सब के लिए हम बहुत ही डिपेंड हो गए थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन और लिव इन द विलेज, बहुत 1948 जैसे कि मतलब कि ये लिमिटेड अर्बनाइजेशन एक ऐसे टाइप का अर्बनाइजेशन है जहाँ पे मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे कि विलेज में रहने के लिए, ना कि अर्बन एरिया मतलब बिल्ड करने के लिए। तो एक ये वन टाइप का आप लिख सकते हैं। ओके, ज़्यादा छोटा छोटा टॉपिक है, आप ये मतलब कि ये मेन हेडिंग याद रखिएगा, बाकी आप खुद से लिख देंगे। ऐसा कोई इकोनॉमिक्स में कोई मतलब ग्रामर का कोई सीन नहीं है कि ग्रामर गलती होने पर आपको मार्क्स काट लिया जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, सेंटेंस करेक्टली लिखिएगा और बाकी सब खुद से हो जाएगा। ओके, द सेमी फ्लैक्चुअल इकोनॉमी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर wholly feudal nor a capitalist economy, was a mixed economy and semi-feudal economy. Capitalist economy, mixed economy, इसमें डिफरेंस क्या है ये हम आप हमें बताएंगे, क्योंकि आप पढ़े हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब आप क्लास 11 में पढ़े हैं। तो आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये क्या होता है, या फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताइए कि आपको क्या मतलब कन्फ्यूज़न है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल आप हमें ये बताइएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, लिख के फ़ोटो क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम में सेंड कीजिएगा, DM कीजिएगा। ओके, उसके बाद कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट एम्प्लॉयड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि वो अपना ब्रिटेन का इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ब्रिटेन को इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए हमारे इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट मतलब फ्री टैक्स एक्सपोर्ट एंड फ्री टैक्स इम्पोर्ट करते थे। The British government curbed domestic industry by the imposing of heavy tax for forced Indian to buy the British good। अब अपने जो इंडिया का जो इंडिया में जो मतलब कि प्रोडक्शन होता था उसमें हेवी टैक्स लगा दिया गया, जो इंडिया का गुड का, और जो ब्रिटिश का गुड था उसमें ड्यूटी फ्री टैक्स कर दिया गया। नेक्स्ट आता है इंडियन इकोनॉमी वर यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री। देखिए, मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन का इकोनॉमी को, ब्रिटेन का इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए वो हमारा जो रॉ मटेरियल्स था वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन के इकोनॉमी में। ओके, उसके बाद उसको फिनिशिंग करते थे, उस रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्शन करते थे, मतलब कि प्रोसेसिंग करते थे। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको फिनिश गुड में लाते थे। फिनिश गुड में लाने के बाद उसको फिर इंडिया के मार्केट में उसको बेचते थे विथ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इन इंडिया। ओके, ये इस तरह हमारे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करते थे। अब आते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब कि तब हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया। अब हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे कैसे कैसे डिस्ट्रॉय किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, पहले आता है लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? ये प्रोडक्शन रेफर टू द टोटल आउटपुट, जो हमारा टोटल एक फील्ड का टोटल आउटपुट होता है उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? प्रोडक्टिविटी रेफर टू द आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। अब एक पूरा लैंड का एक जितना आया उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब पर हेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, हेक्टर वाइज कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में आपको समझ में आ गया शायद, आप कुछ इजी है। प्रोडक्शन एक पूरा फील्ड का जो प्रोडक्शन हुआ उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्टिविटी उसे कहते हैं जो कि पर हेक्टर वाइज जो एक हेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको हम
प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड एक्सट्रीमली लो इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दोनों ही लो था, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसको देखने के बाद आप ये वाला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, वहाँ पे आप डीएम कीजिए हमें, हम आपको समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शो अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट एक्सटेंसिवली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। अब जो इंडिया का जो एज ऑफ इंडिपेंडेंस के था उस टाइम में, वो हमारा जो इकोनॉमी था, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो हम फुल्ली रेनफॉल में डिपेंड करते थे, ना कि हम परमानेंट इरिगेशन सिस्टम डेवलप किए थे। हमारा जो रेनफॉल जो कि अनसर्टेन था, कभी होता था कभी नहीं होता था, उस पर हम डिपेंड करते थे। तो इसमें क्या होता था, गुड रेनफॉल इम्प्लाइज गुड आउटपुट। अब जनरली यही होता है, अगर ज़्यादा मतलब कि रेनफॉल होगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, वाइल द पोर रेनफॉल इम्प्लाइज पोर आउटपुट। अब जो लो रेनफॉल होगा तो लो प्रोडक्शन होगा, जनरली यही होगा। No effort were ever made under the British rule in the development of permanent means of irrigation। अब ब्रिटिश कुछ भी मतलब कि आपको बताया कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, परमानेंटली जो कि इरिगेट किया जाएगा, ऐसा कुछ ब्रिटिश ने डेवलप नहीं किया हमारे फील्ड को मतलब कि कल्टीवेट ज़्यादा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं डेवलप किया। वो हमें फुल्ली डिपेंड कर दिया गया था हमको रेनफॉल के ऊपर। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, आप रिकॉल कीजिए, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन व्हिच द क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड द बेसिक नीड ऑफ फैमिली। देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक वन टाइप ऑफ फार्मिंग है जहाँ पे खुद का नीड को फुलफिल किया जाता है, ना कि उसको सरप्लस ज़्यादा से उगा कर उसको प्रॉफिट किया जाता है। अपना खुद का मतलब कि नीड को फुलफिल करने के लिए कल्टीवेट किया जाता है, उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस इज अ लिटिल सरप्लस लेफ्ट और स्केल इन द मार्केट। ओके, नाउ फोर्थ आता है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। The agriculture during the British Raj were characterized by the gulf between owner of the soil on one hand and a tiller on the other hand। ये आप पढ़ लीजिएगा, इजी है। जैसे कि मतलब कि जो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, द कैरेक्टर्स ऑफ द गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड वन हैंड ऑन द टिलर। एक साइड में रहता था हमारा ऑनर जो कि है ज़मींदार, और दूसरा साइड में होता है ज़मींदार, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश, और दूसरा साइड में होता था हमारा ट्रिलर जो कि प्रेजेंट होता था। वाइल द ऑनर शेयर द आउटपुट share and the cost of production, they were merely increase in maximization of the rental income। अब जो प्रोडक्शन किया जाता था उसमें मेनली जो ब्रिटिश अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले लेता था, ना कि अपने जो ट्रिलर जो था उनको प्रॉफिट मिलता था, वो अपना खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते थे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। The land holding between small and fragmented. Fragmented holding means piece here and there, piece there, मतलब कि here and a piece there, मतलब एक जगह देखिए, एक पिजन का एक जगह यहाँ पे एक लैंड है तो कहीं और पे एक लैंड है, मतलब फ्रैगमेंटेड डिवाइड किया जाता था, फ्रैगमेंटेड डिवाइड किया गया था। मतलब कि एक जगह पे मतलब एक पिजन का 10 लैंड एक जगह पे नहीं था, एक लैंड यहाँ पे था तो एक लैंड वहाँ पे था, तो पूरा मतलब कि फ्रैगमेंटेड किया गया था। मोस्ट लैंड होल्डिंग वर अनइकोनॉमिक, यील्डिंग लो आउटपुट, हाई कॉस्ट। अब एक जगह पे प्रोडक्शन किया जाता था, दूसरे जगह पे जाना पड़ता था, ऐसे करके इसका जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट था ये भी हाई हो जाता था, क्योंकि एक पिजन को अपने फील्ड में यहाँ पे कल्टीवेट किया करते थे, फिर एक जगह में फोकस किए तो फिर जाना पड़ता था दूसरी जगह पे, तो ऐसे करके
इनका जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिविटी था, ये तो लो होता ही था और इसका जो कॉस्ट था ये भी हाई हो जाता था। ओके, अब आते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, मतलब कि ये तो आपको बताया जाए कि जमींदारी सिस्टम, इट इज़ सेट ऑफ ट्रायंगुलर, जैसे कि आपको बताया ये एक ट्रायंगुलर शेप में रिलेशनशिप था, जो गवर्नमेंट, जो ऑनर एंड द थ्रिलर, गवर्नमेंट के साथ जो कि ब्रिटिश राज, ऑनर जो कि जमींदार, एंड द थ्रिलर ऑफ द सॉइल जो कि पीजेंट, एक तरह के रिलेशन था, या और ये इसमें इन तीनों में एक रिलेशन बना हुआ था जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में रिलेशन था। तो जमींदार व रिकॉग्नाइज परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल, जमींदार जो था ये परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल था, ठीक है। तो जमींदार वह पे अ फिक्स सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द लैंड, कुछ दे देता था आपको, जैसे बताया गवर्नमेंट को, और बाकी रख लेता था अपने लग्जरियस वे में उसको स्पेंड करते थे। और द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द थ्रिलर ऑफ द सॉइल एज दे कुड। अब जमींदार जितना चाहे, इसमें ब्रिटिश कुछ भी मतलब कि इन्वॉल्व नहीं होते थे, जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते थे उस सॉइल से, और थ्रिलर जो कि था पीजेंट, उसको पैसा देके जितना चाहे उतना कल्टीवेट कर सकते थे। ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट। ओके, ख़त्म हो गया हमारा 4 नंबर, मतलब 4th टॉपिक है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम पढ़ेंगे। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया था। ओके, द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जो कि इंडस्ट्री हाईली मतलब हाई स्केल इंडस्ट्री डेवलप किया जाता था, हाई स्केल इंडस्ट्री मतलब इम्प्लीमेंट होता था। ओके, डी इंडस्ट्रियल क्या है, उसका उल्टा है, जो कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि बंद हो जाता है, या आप कह सकते हैं पॉलिसी की वजह से अपना इंडस्ट्री बंद कर दिया जाता था। ओके, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द ब्रिटिश रूल। द डिके ऑफ द वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रियल हैंडीकैप इंडस्ट्री owing to discriminatory policy of the British government। discriminatory policy आपको बता ही दिया, कौन सा टैक्स है, क्या टैक्स है, आपको पहले बताया, रिकॉल कीजिए। ओके, द ब्रेक ग्रोथ ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, मैं फिर भी बता रहा हूँ, जो कि इम्पोर्ट में लगाया जाता है। ओके, द ब्रेक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री व्हेन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब क्या होता था, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था, जो कि एक इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए जो कि हाई स्केल इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें हमारा जो इकोनॉमी में उससे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। डिके ऑफ हैंडीकैप, डिके ऑफ हैंडीकैप में ये आपका पॉइंट में नहीं आता है, मतलब पॉइंट में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लेकिन आप इसे मेंशन नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा। इसको हम मेंशन करेंगे लेकिन पॉइंट वाइज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए जो हैंडीकैप इंडस्ट्री, आप देखिए ये कुछ इमेज दिया गया है आपके बुक में, जो कि बुक मैंने रिकमेंड किया है। देखिए हैंडीकैप, इंडियन हैंडीकैप वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, जो कि देखिए कैसे कैसे हमारा इंडिया में क्या क्या मतलब कि हैंडीकैप कैसे कैसे मैनुअली से बनाया जाता था, कैसे देखिए वैरायटी में था, इसका जो क्वालिटी था बहुत ही अच्छा था। देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा था। ओके, नाउ इसको हम, जैसे कि मैंने बताया, इसको हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, लेकिन पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, the British found India as a best source of raw material as well as best market for the industrial product। जैसे कि रॉ मटेरियल्स जो ब्रिटेन के लिए, वो हमारे इकोनॉमी को एक बेस्ट बना दिया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, जो और हमारा मार्केट को, उनका जो प्रोडक्शन होता था, जो कि फिनिश गुड होता था, उसको हमारे मार्केट में बेचने के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी उसके उन लोगों के लिए था। उन लोगों ने जो टेरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, फ्री एक्सपोर्ट टेरिफ फ्री, मैंने बता ही दिया। एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट किया है, तो मैंने एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट किया इसलिए क्योंकि आपको मैंने पहले ओवरव्यू दे दिया था चैप्टर को, इसलिए आपको लगेगा कि मैंने तो पढ़ ही लिया है, लेकिन हाँ, ये सुन लीजिए ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए। ओके, सो
नेक्स्ट आता है टैरिफ फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट दोनों में ही टैरिफ फ्री कर दिया गया था, टैक्स फ्री। एक्सपोर्ट जो कि हमारा रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता था। ओके, द सेम टाइम द हेवी ड्यूटी वर प्लेस ऑन द इंडियन हैंडीकैप प्रोडक्ट। मैंने ये आपको बता ही दिया कि इंडियन हैंडीकैप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के समय बहुत ही हाई टैक्स लगा दिया जाता था, हेवी टैक्स लगा दिया जाता था, ताकि जो कि बाहर का कंट्री है उसे नहीं खरीदे, ना कि परचेस करे। ओके, द ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड गेनिंग इंडियन मार्केट एंड इंडियन हैंडीकैप प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक। देखिए, जो कि हाई टैक्स हमारे गुड में लग गया, तो हमारे गुड को ना ही कोई खरीदेगा, जो कि और उसके बदले में ब्रिटिश का जो गुड था वो टैक्स फ्री था, तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम होता था, इसलिए लोग खरीदते थे उस गुड को, उसका डिमांड भी बढ़ गया था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, disappearance of princely court. The prior to the British rule, the Nawab, Rajas, Princes, Emperor, different part of the country, they were patronized and handicap became, which the Indian handicap industry had acquired international reputation. अब जो राजा था, नवाब, प्रिंसेस, इसको हम प्रिंसली स्टेट में रखते हैं। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये मतलब प्रिंसेस कोर्ट क्या होता है, जो कि नवाब को कहते हैं, राजा, प्रिंसेस, एम्परर। वो करते क्या थे, डिफाइंड पार्ट ऑफ द कंट्री दे वर यूज पैट्रोनाइज हैंडीकैप बिकॉज ऑफ विच इंडियन हैंडीकैप इंडस्ट्री एक्वायर इंटरनेशनल रेपुटेशन। ये मतलब कि नवाब, राजा ये क्या करते थे, अपने इन्वेस्ट करते थे जो हैंडीकैप, इंडियन हैंडीकैप गुड्स के ऊपर, ताकि इसका जो रेपुटेशन हो वर्ल्ड वाइड ये अच्छा हो। उसके बाद जब ब्रिटिश आया, उसने क्या किया, बीइंग ऑफ द ब्रिटिश रूल द एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, उसने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने प्रिंसली कोर्ट को ही मतलब कि एंड कर दिया, बंद कर दिया, मतलब कि राजास, नवाब, उन लोगों को ही बंद कर दिया। ओके, तब उन लोगों को बंद कर दिया, तो आप कौन इन्वेस्ट करेगा हैंडीकैप इंडस्ट्री पर, तो इसके लिए रेपुटेशन भी हमारा ख़राब होने लगा इंटरनेशनल रेपुटेशन में। ओके, अब आता है कंपटीशन ऑफ द मशीन मेड प्रोडक्ट। अब मशीन मेड प्रोडक्ट जो कि है हाई स्केल में प्रोडक्शन करते थे ब्रिटिश लोग, ठीक है, तो उसका जो प्राइस होता था वो भी लो होता था। देखिए यहाँ पे लिखा गया था मशीन मेड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट। लो कॉस्ट प्रोडक्ट होगा जनरली यही होगा, क्योंकि हाई स्केल में प्रोडक्शन होगा मशीन में, और उसके बदले में हमारा जो हैंडीकैप प्रोडक्ट था वो मैनुअली किया जाता था। उसका जो मतलब उसका प्रोडक्शन भी लो होता था और प्राइस भी हाई होता था, इसके लिए उसका जो डिमांड था वो घट गया था, और ब्रिटेन का गुड का प्रोडक्ट मतलब कि डिमांड बढ़ गया था। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। नया पैटर्न क्या था, the owing of the impact of the British culture and new class image in India adopt the western lifestyle। अब एक नया क्लास इमेज ब्रिटिश आया, तो नया क्लास इमेज होगा जो कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल में बिलीव करते थे, मतलब कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे। अब उसके फॉलो करने की वजह से उसका जो लाइफस्टाइल, हमारा इंडियन को भी लाइफस्टाइल भी चेंज होने लग गया, तो इसके वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट पड़ा। ओके, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफाइन करने के लिए है नहीं इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया। अब रेलवे जो इंट्रोडक्शन होने के वजह से क्या हुआ, रेलवे इंट्रोडक्शन होने से वजह से जो कि इंडिया का जो भी प्रोडक्ट था, जहाँ भी मतलब कि आते थे, इंपोर्ट किया जाता था, या फिर हमारे इंडस्ट्री में जो भी बिल्ड होता था, उसको मतलब कि पूरा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट इजीली किया जाता था विद द हेल्प ऑफ रेलवे हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी में। द साइज ऑफ द मार्केट ऑफ द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंडेड एक्सपेंड व्हाइल स्टार्टेड सिंकिंग। देखिए देखिए जो कि है हमारा जो कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश का जो भी प्रोडक्ट आता था, इम्पोर्ट किया जाता था, उसे पूरा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट इजीली करते थे विद द हेल्प ऑफ रेलवे। मैंने पहले ही बताया आपको। द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट, उसके बदले में और उसका जो इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है वो
डिस्ट्रीब्यूट करने में मतलब कि पूरा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट इजीली नहीं किया जाता था, क्योंकि हमारे इंडिया के पास रेलवे नहीं था, जो कि ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, तो वो अपना गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने में ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। तो इस बात को हम और एक पार्ट और 5, 6, 7 3 टॉपिक बचा है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जो कि ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, एक टॉपिक आता है, वो मतलब आप बुक से पढ़ लीजिएगा, जो कि बुक मैंने आपको रिकमेंड किया है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ज़रूर परचेज़ कीजिए, जो कि इस बुक का ही मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, तो कि आप इजीली समझ पाएंगे एक एक पॉइंट को, और उसका जो मतलब लैंग्वेज है बहुत ही इजी है। ओके, आप वो वाला आप थोड़ा सा छोटा टॉपिक है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। फिर भी पढ़ने के बाद अगर समझ में ना आए, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके DM कीजिए, मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगा, ठीक है। उसके बाद 3 टॉपिक बचा है, नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। तो आप अभी घर में रह रहे हैं तो घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। अभी कोरोना वायरस बहुत ही फैल रहा है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आशा करता हूँ आपको इस पार्ट अच्छा से समझ में आया हो। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।